नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। मधमेश्वर घाटी में इस समय हम मौजूद हैं और कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है इस समय मनोज रावत जी। बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव के बहुत कम दिन बचे हैं, उपचुनाव है और किस तरह की कांग्रेस की तैयारी है और क्या मुद्दे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, कांग्रेस के सिपाही जिसमें हमारे बड़े नेता भी आते हैं से लेकर के जो ग्रामीण स्तर तक के कार्यकर्ता सब अपने अपने मोर्चों पर तैनात हैं। आप देख रहे होंगे कि बड़े नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी जिले के सघन दौरा कर रहे हैं जिले का, और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। तो गोदियाल जी का लक्ष्य यह है, गोदियाल जी ने तय किया है, संकल्प ये किया है कि केदारनाथ विधानसभा के हर इलाके, हर गांव में जाने का। तो एक तरफ तो बड़े नेता हैं, दूसरी तरफ मैं प्रत्याशी हूँ। मेरी कोशिश यह है कि मैं हर गांव तक पहुँचूँ। हम बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना करें, बल्कि हर गांव तक पहुँचे, लोगों को प्रणाम करें। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ बिरला ग्राम सभा में, उसके बाद जग्गी भगवान में आऊँगा। आज सुबह हमने 6 बजे से रांची से शुरू किया है। 6 बजे जो घास के लिए महिलाएं जाती हैं, सैकड़ों महिलाओं के साथ संवाद किया। राज्य स्थापना दिवस का संदेश वहाँ से भेजा। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस हर मोर्चे में डटी हुई है। और जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, देखिए, मुद्दा साफ है। अगर बड़े आयाम पर बात करी जाए तो उत्तराखंड की सरकार तय कर चुकी है कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और तीर्थ स्थानों से यहाँ के मूल निवासियों को समूल रूप से उजाड़ना है। राहुल जी, राज्य स्थापना दिवस भी आज लंबा दौर हमारे राज्य को बने हो गया है। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह राज्य का विकास हुआ, क्योंकि आप भी इससे पहले जनपद में रहे। देखिए, विकास होना अलग है, लेकिन राज्य में जो नीतियाँ बनी हैं, क्योंकि मैं इस समय चुनाव विधानसभा का लड़ रहा हूँ, और विधानसभा ही सबसे बड़ा निकाय होता है जहाँ पर कानून बनते हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो कानून बनाते समय, कानून बदलते समय सजगता नहीं बरती। और आज मैं आपको अभी उदाहरण देकर के बताऊंगा, आज हालत ये हो गई है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून यहाँ के लोगों के गले की फांस बन गई है। मैं उदाहरण दूंगा कि 18 में, अक्टूबर के महीने 18 में, राज्य के का जो भू कानून है, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जमींदारी विनाश उन्मूलन एक्ट, उसकी 2 धाराओं में परिवर्तन किया गया, जिस उस दिन भी मैंने सिर्फ विरोध किया था। और उसके विरोध के असर अब आपने देखे होंगे कि राज्य की हजारों करोड़ की ज़मीनें बाहरी लोगों को दे दी गई हैं, दान में, गिफ्ट में। राज्य का मूल निवासी यहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएगा। और ये जो चोरी कर रहे हैं, ये ज़मीनों की नीलामी कर रहे हैं, इनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये भू जिहाद जाने कैसे-कैसे सब लाते हैं। मैं मुख्यमंत्री धामी से ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, 7 साल से तुम्हारी सरकार है, ये कौन-सा तुम लैंड जिहाद कर रहे हो? ये तो तुमने लैंड जिहाद तुमने कराया है। तुमने इस प्रदेश में बाहरी लोगों को ज़मीन खरीदने की छूट कानूनन दी है। एक उदाहरण मैंने ये दिया, दूसरा उदाहरण मैं आपको, और मधमेश्वर घाटी में बैठा हूँ तो ये उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि सजग नहीं हो रहे होंगे, विधानसभा में कानून बनाते समय विरोध नहीं करेंगे, तो यहाँ के लोग उजड़ते जाएंगे। देखिए, मधमेश्वर घाटी में गोंडार से लेकर के मधमेश्वर तक के हमारे सैकड़ों लोग पता नहीं कितनी पीढ़ियों से वहाँ रहते हैं, क्योंकि मधमेश्वर की सेवा में हैं। देश में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक कानून है। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उस कानून को हर राज्य को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि केंद्र का कानून है, विधानसभा में आता है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये जो जितने भी लोगों को यहाँ से लेकर के चोपता तक के उस कानून की 61 ए धारा में नोटिस दिया गया, जो बहुत खतरनाक धारा है। अब आप ये ताजुब करेंगे कि नित्यानंद स्वामी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो पहली सरकार बनी थी, उस समय इस धारा को जोड़ा है। आज मैं तो ताजुब कर गया कि ये सरकार कितनी आतंकवादी, मतलब अतिचारी सरकार है, कि केदारनाथ में चुनाव हो रहा है और 4 तारीख को वहाँ के लोगों को बेदखली का नोटिस दे दिया। बेदखली मतलब वो दो मामलों में वो हार चुके हैं और हारना है उनको, क्योंकि 61 ए के जो प्रोविज़न है उसमें वो जीत ही नहीं सकते हैं। हो सकता है हाई कोर्ट कुछ कमी कर दे। तो ये देखिए आपको कि राज्य बनते ही राज्य के अधिकारियों ने 61 ए धारा उत्तराखंड के लोगों पर थोप दी। उस समय क्या हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे थे? देखिए,
मुझे लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि आपकी क्या ज़रूरत विधानसभा में? मेरा ये कहना है कि इस तरह की सजगता, क्योंकि मैंने सजगता सिद्ध करी है भू कानून में। आज जब 18 में मैंने भू कानून पर बोला, तो किसी का ध्यान नहीं गया था। आप मेरी प्रोसीडिंग पूछिएगा कि प्रकाश पंत कैसे सब्ज़ बाग दिखा रहे थे कि उद्योगों की गंगा बह जाएगी पहाड़ों में। क्या 18 से लेकर 24 तक 6 सालों में कोई उद्योग, आप तो सजग पत्रकार हैं, उत्तराखंड में खुली? उस दिन मैंने भटवारी सेण का उदाहरण दिया था कि भटवारी सेण मेरे यहाँ औद्योगिक अवस्थापना है, उसमें जो लोगों ने जो प्लॉट लिए थे उद्योग पर, उनको देखिए कहाँ उद्योग खुले हैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधि की और विधानसभा में विधायक की सजगता सिद्ध होनी चाहिए। आपने विधानसभा में तमाम सारे सवाल उठाए, कईयों पर इम्प्लीमेंट हुए हैं बहुत सारे। अब आप इस उपचुनाव में आपको विजय मिलती है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मैं बहुत बड़े आंदोलन का मन बना रहा हूँ। देखिए, मैं जीतूँ या ना जीतूँ, जो भू ज़मीन की लूट मैंने देख ली, मैं 6 साल चुप रहा। जब सारे संगठनों ने, कई सामाजिक राजनीतिक संगठन हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए भू कानून कह रहे थे, लेकिन इन 6 सालों में कोई नहीं ढूँढ पाया कि ज़मीन का कितना इन्होंने गोलमाल कर दिया है। मुझे 1 महीने लगना पड़ा, चुनाव छोड़ कर के मैं लगा। देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो उत्तराखंड के संसाधनों की लूट उत्तराखंड सरकार ने कर दी। अब देखो, प्राकृतिक पानी पर भी टैक्स लगाने वाले हैं। मैं इसके लिए कुछ जन जागरण अभियान चलाऊँ। जहाँ तक क्षेत्र के लिए है, देखिए मेरा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र ऐसा अभागा क्षेत्र है कि जहाँ कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। उत्तराखंड के सारे विधानसभाओं में कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज हैं, कहीं पॉलिटेक्निक हैं, कहीं नर्सिंग कॉलेज हैं, लेकिन केदारनाथ ऐसी अभागी विधानसभा है कि गुप्तकाशी के लोग सैकड़ों नाली ज़मीन नर्सिंग कॉलेज के लिए देते हैं, नर्सिंग कॉलेज कहीं और खुलता है। ये जनप्रतिनिधियों की जो सजगता नहीं थी उसके कारण हुआ ना। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अगस्त्यमुनि में आते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट निकालते हैं। भाई चलो ठीक है, आपने रुद्रप्रयाग विधानसभा में एक सैनिक स्कूल जहाँ पर बन रहा था, वहाँ पर आपने वेटनरी कॉलेज दे दिया, लेकिन कुछ दया हम पर भी कर लेते भाई। केदारनाथ वाले आपके दुश्मन नहीं थे। आप जो घोषणाएँ कर रहे हैं, तो जो घोषणाएँ हुई हैं मुख्यमंत्री की, देखिए मुझे लग रहा है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मुख्यमंत्री को का बोरा बिस्तर उत्तराखंड से बाँधने वाले हैं। राव जी, गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से वो क्षेत्र में हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरह भाजपा अपने 5-5 मंत्रियों को उतार रही है, कितना प्रभाव डालता है? देखिए, वो 5 मंत्री आकर के अब डर के मारे आ नहीं रहे हैं। एलआईयू की रिपोर्ट चली गई कि ये चोर-चोर जो भेज दिए। देखिए, उद्यान मंत्री जिस पर एक सीबीआई की जाँच चल रही है और दूसरे विजिलेंस, सीबीआई की जाँच चल रही है, उद्यान मंत्री पे किसी को नहीं पता है। जो सीबीआई का मामला चल रहा है, इस प्रदेश के 2 सरकारों के उद्यान मंत्री उसकी जद में हैं। तो उद्यान मंत्री आधा देहरादून बताते हैं उद्यान मंत्री का हो गया, जो कुछ साल पहले सिम की दुकान चलाते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लहसुन और प्याज के बीज बेच करके तो उद्यान मंत्री करोड़पति बने। अरे, जिन्होंने हमारे लहसुन अदरक के बीज बेचे, जिन्होंने हमारे उद्यान बेच दिए, वो यहाँ आकर के लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, अब वो मंत्री कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई, ये केदारी सैकड़ों सालों से यहाँ दुनिया भर और देश भर के यात्री आते हैं, ये तो पोस्टमार्टम करना जानते हैं दुनिया भर का। ये 5 मंत्री घुमाएं, 10 मंत्री घुमाएं, उनके पास भ्रष्टाचार की ताकत है। और हमारे नेताओं के पास, हरीश रावत को क्यों नहीं कोई पूछ रहा कि तुम मुख्यमंत्री थे क्या किया? हरीश रावत वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 1 महीने में रुद्रप्रयाग से लेकर के और गौरीकुंड तक की यात्रा खोल दी थी। हरीश रावत के जो कंपनसेशन का मॉडल है, दुनिया में ऐसा मॉडल नहीं है। कोई आदमी ऐसा अछूता नहीं है कि जिसने हरीश रावत जी के समय पर जो है जिसको कंपनसेशन नहीं मिला। तो देखिए, जो सत्ता में रहते हैं उनको सॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी 31 जुलाई की आपदाई मुख्यमंत्री बताए ना, आज गांव-गांव में आप देखिए 2 लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंपनसेशन दिया गया, बाकी सब छोड़ दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, सरकार उत्तराखंड वासियों की, केदार वासियों की। तो ये इनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं। उनके मंत्री मैदान और रण छोड़ के भाग गए हैं। अब वो देख रहे हैं, देखिए सबसे भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। वो देख रहे हैं कि कौन मंत्री है, कौन मंत्री, तो कोई आने को तैयार नहीं। किसी मंत्री को भेजने में डर रहे हैं। एक आदरणीय मंत्री जी बद्रीनाथ में बहुत बड़े प्रधान बन के घूम रहे थे, उनको केदारनाथ बुला ही नहीं रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री को डर है कि कहीं वो मेरे को चुनाव न हरा दें। अब कई बड़े नेता और मंत्री तो ये इस डर से नहीं आ रहे हैं कि यहाँ आकर के गाली खाने के अलावा क्या करना है। देखिए,
जनता खुल करके इनका स्वागत कर रही है, क्योंकि इनकी सरकार अनिर्णायक, कुनिर्णय और भ्रष्टाचार की सरकार है। और ये उत्तराखंड बेच खाने वाले हैं। केदार का तो हर आदमी त्रस्त है इनसे। आप जिस गांव में बैठे हैं, आप किसी भी आदमी के मुंह पे माइक लगा दीजिए ना, इनको गाली देगा, क्योंकि इतनी बीत रखी है भाई। कर्जा लेकर के गए थे ऊपर और कर्जा लेके वापस आ गए। तो इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप भी लगता है, लेकिन इस बार तमाम जो बड़े नेता हैं वो मैदान में हैं। जी नहीं, बड़े नहीं, छोटे भी। आज आप जिन लोगों ने 12 लोगों ने टिकट के लिए ये मेरे भाई हैं, इन्होंने भी टिकट के लिए आवेदन किया था। ये मेरे लिए पसीना बहा रहे हैं, जम करके पसीना बहा रहे हैं। हमारे सारे बड़े नेता मैदान में आ गए हैं। तो देखिए, गुटबाजी की चर्चा अगर आपको करनी है तो भारतीय जनता पार्टी की करनी हो, और घर घर गांव गांव आजकल भारतीय जनता पार्टी में अब तो मुझे लग नहीं रहा है कि जितने हमारे सर पर बाल नहीं उतनी भारतीय जनता पार्टी में केदारनाथ विधानसभा में गुट हैं। घर के अंदर 2-2 गुट हैं वहाँ। तो वो खैर वो अपनी गुटबाजी से अपने आप निकले। हम बहुत शांत होकर के, देखिए, भगवान की हम पर असीम कृपा है। बाबा केदारनाथ, भगवान मदमेश्वर जी और काली शिला माता जी की हम पे बहुत असीम कृपा है। और चुनाव हमारे लोग बहुत शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से, आपने देख लिया, बहुत कम संसाधनों में चुनाव लड़ रहे हैं। 8-9 दिन 10 दिन करीब रह गए चुनाव के। आप तमाम जगह घूमे, कांग्रेस की स्थिति को क्या समझ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति इस समय बहुत ही अच्छी है। कांग्रेस इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली है, और ये जीत यहाँ केदारनाथ की जनता की जीत होगी। मुख्यमंत्री धामी के अहंकार की हार होगी। ये चुनाव मेरा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से नहीं है, ये चुनाव मेरा उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से है। उस मुख्यमंत्री धामी से है जिसने जानबूझ करके हमारी यात्रा को ख़त्म करके हमारे सैकड़ों लोगों को बेरोजगार बनाया। राव जी, अंतिम सवाल आप ही के उत्तर से मैं दूंगा। भाजपा कहती है कि हम वो कांग्रेस इस मुद्दे को गलत प्रचार कर रही है केदारनाथ की। हमने इस तरह का कोई वो नहीं किया, ना मंदिर हमने बनवाया, ना हम बनवा रहे हैं, ना हम उसका, वो केवल एक आयोजन था और उसमें हम शामिल हो गए थे, लेकिन उसके बाद सारा मामला सॉर्ट आउट कर दिया गया। अब कांग्रेस को खाली मुद्दा बना। देखिए, मुख्यमंत्री के भाषण, मुख्यमंत्री के मुंह में अगर, इस राज्य के मुख्यमंत्री के मुंह के में कोई भाषण अगर घुसाता है, तो ऐसे मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री ना होना अच्छा है। हर शब्द मुख्यमंत्री का, उसमें बोला गया हर शब्द मुख्यमंत्री का है, और हर शब्द को में षड्यंत्र की बू आ रही है। शीतकालीन यात्रा तो पीढ़ियों से केदारनाथ की शीतकालीन यात्रा ऊखीमठ चलती है ना। शीतकालीन गद्दी असल पंच केदार का ऊखीमठ है ना। उनको क्या शीतकालीन यात्रा दिल्ली में ले जाने की सूझी थी? अरे भाई, भीड़ होती है हमारे केदारनाथ में। केदारनाथ में पंच केदार भी तो हैं। आज आप देखिए हमारे, आप अगर रांची तक गए हों, सैकड़ों बाइक्स वहाँ पर खड़ी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, तुम कुछ भी कर लो, तुम हमारे केदार से नहीं जीत सकते हो। और जो लोग कह रहे हैं कि मुद्दा, मैं प्रत्याशी जी से पूछना चाहता हूँ, अरे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तो आपका विभाग है ना। उसने अभी 1 हफ्ते पहले बयान जारी करके बाकायदा कहा है कि लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ पिछले साल की तुलना में इनकम में। जब भगवान की इनकम 20 करोड़ कम हो गई, तो भक्तों की, जो ये हमारे भगत रोजी रोटी के लिए वहाँ जाते हैं, भगवान के जो सेवक हैं हम लोग, केदार के लोग, उनकी भी तो इनकम कम हुई होगी। ये आंकड़े बोल रहे हैं। सोने का मामला, अपनी बेइज्जती कराने वाले, अपने पर कालिक पुतवाने वाले इनके अध्यक्ष जी हैं। वो जो रसीद जारी करी, उसमें देखिए ना क्या है उस रसीद में। मैं दुनिया में, और कहाँ गई वो जांच रिपोर्ट? हम तो कह रहे हैं ना, वो जो मंत्री जी सीना ठोक करके कहते कि जांच कराई है, एक बड़े अधिकारी कहते, हम तो कह रहे हैं वो जांच रिपोर्ट आए ना, हम उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएंगे ना। हम देखना चाहते हैं कि इस प्रदेश में वो काबिल अधिकारी कौन है कि जो लगे हुए, परत लगे हुए सोने को तोल लेता है। हम भी तो जानना चाहेंगे ना कि परत लगे हुए सोने को कौन से मीटर से, उसके लिए कौन सा इन्होंने पैमाना बनाया, कौन से स्केल पर ये तोलते हैं। बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है, और निश्चित जेल जाएंगे। देखिए, मैं निश्चित कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ, मेरे चुनाव में गड़बड़ कराना चाहते थे। मैं आज चुनौती के साथ कह रहा हूँ, मसूरी की ज़मीन, जॉर्ज एवरेस्ट की ज़मीन जिसने भी बेची, और उत्तराखंड की कैबिनेट के हस्ताक्षर हैं उस पर, निश्चित वो एक दिन वो सजा के भागीदार होंगे। और केदारनाथ का सोना जिन्होंने चाहता, सोना चाटू बोलता हमें भाई, क्या बोलते हैं, लिंग चाटू बोलते हैं हमारे पुन, लिंग चाटू तो बोलते ही होते हैं। ये सोन चाटू हो गया, ठीक है ना। ये रील अपने पालित पोषित लोगों से कुछ इंटरव्यू करा करके, रील काट काट के बना करके, हम इनसे क्या घबराएंगे? ये खुले मैदान में आए, और चुनाव अभी
ये चुनाव होते होते चुनाव में बहुत कुछ करने वाले हैं और अधिकारी इनको चुनाव हराने के पूरे मूड में आ गए। मैं जो आज का निर्णय मैंने देखा, 30-35 पूरे मधमेश्वर घाटी के गोंडार के लोगों को का बेदखली का नोटिस दे दिया, चोपता वालों का बेदखली का नोटिस दे दिया। आधा इलाका तो इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया ना। तो क्योंकि अधिकारी इनके जो लूट खसोट है, जो इनकी उगाही है, उससे अधिकारी बहुत परेशान है। देहरादून में कोई पुलिस इंस्पेक्टर चार्ज लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि एडवांस में घूस ली जा रही है। इंस्पेक्टरों का प्रयोग चुनाव में किया जा रहा है, पुलिस इंस्पेक्टरों को यहाँ भेजा गया है मेरे इलाके के। तो ये सरकार जब इस कंडे पर आ गई और वो अधिकारी भी समझ लें, हम भी नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखते हैं, जो गलत काम करेगा संविधान के विरुद्ध और नीति नियम के विरुद्ध जो काम करेगा, समय आने पर हम भी बहुत अच्छा जानते हैं काम करना। किसी भी अधिकारी को और किसी भी सरकार को अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपनी सीमा में रह कर के काम करना चाहिए। लोकतंत्र में अन्याय और उत्पीड़न हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।